से गुजरात पर फिर मेघराजा की मेहरबानी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कितने तालुके में कितनी हुई बारिश, कहां सबसे ज्यादा 5.5 इंच बारिश हुई, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में बारिश का दौर शुरू हो गया है। खासकर दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं कल रात अहमदाबाद में भी भारी बारिश हुई। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य के 151 तालुके में बारिश हुई है। वलसाड के कपराड़ा में सबसे ज्यादा 5.5 इंच बारिश हुई। इसके अलावा 6 तालुकों में करीब 2.5 इंच बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 151 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। वलसाड के कपराड़ा में 5.5 इंच बारिश हुई, सुबीर में 5 इंच, आहवा में 4.5 इंच बारिश हुई, धरमपुर और खेरगांव में 4 इंच बारिश हुई है। अंकलेश्वर में 3 इंच, सूरत के मांगरोल में 3 इंच बारिश हुई। 6 तालुके में करीब 2.5 इंच बारिश हुई है। 11 तालुके में लगभग 2 इंच बारिश हुई, जबकि 14 तालुकाओं में लगभग 1.5 इंच बारिश हुई और 42 तालुके में 1 से 1.25 इंच बारिश हुई। गुजरात में 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर गुजरात के अरावली में आज भारी बारिश हो सकती है। दाहोद, महिसागर, वलसाड में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कांठा में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आंधी हवा के साथ बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बात करें G20 समिट की तो अमेरिकी पत्रकारों को पीएम मोदी से नहीं पूछने दिया गया सवाल। कांग्रेस ने आखिरकार क्या लगाया ये बड़ा आरोप, देखते इस खास रिपोर्ट में। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे चली इस द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम ने कहा है कि सरकार ने द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को उनसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी। बाइडेन ने प्रगति मैदान में नवनिर्मित भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का कहना है कि कई अनुरोधों के बावजूद भारत ने उनकी द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को उनसे और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन अब 11 सितंबर को वियतनाम में अपने साथ मौजूद मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। इस तरह से मोदी शैली में लोकतंत्र बनाया जाता है। वर्तमान में भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। दूर हुआ भारत और अमेरिका का सबसे बड़ा विवाद। डिफेंस और स्पेस पर मिला ग्रीन सिग्नल। पीएम मोदी बाइडेन की मुलाकात की क्या है ये बड़ी बात, आइए रिपोर्ट में देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और स्थायी साझेदारी की सराहना की। इस मीटिंग में जून में मोदी की वॉशिंगटन की राजकीय यात्रा के दौरान अभूतपूर्व उपलब्धियों को लागू करने में हुई प्रगति की सराहना भी की गई। द्विपक्षीय बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाइडेन और मोदी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दोनों देशों के बीच चल रहे बकाया व्यापार विवाद को हल करने पर भी सहमत हुए। बैठक में दोनों ने रक्षा संबंधों को भी और मजबूती दी। अमेरिकी कांग्रेस ने GE जेट इंजन सौदे पर कोई आपत्ति नहीं जताई और भारत ने MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के लिए अपना अनुरोध पत्र जारी किया। इसके अलावा बैठक में दोनों ने महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से दूरसंचार नेटवर्क, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष पर पहल के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग तेज किया। दोनों देशों ने स्वास्थ्य और शिक्षा साझेदारी पर विशिष्ट नई पहल की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी कर न सिर्फ दुनिया में बढ़ते अपने वैश्विक कद को दिखा रहा है, बल्कि वह चीन को भी विदेश नीति के मोर्चे पर पछाड़ रहा है। G20 में चीन को पटकनी देने को तैयार है भारत। ड्रैगन के खिलाफ क्या बनाया खास प्लान, आइए देखते इस रिपोर्ट में। भारत में G20 शिखर सम्मेलन में देश और दुनिया की निगाहें हैं। वहीं G20 सम्मेलन में भारत ने चीन को पटखनी देने की तैयारी कर ली है। भारत के शानदार प्लान की बात करें तो भारत ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो उसे विदेश नीति के मोर्च पर चीन से एक कदम आगे रखेगा।
रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल होने वाला है। G20 सम्मेलन से पहले घोषणा पत्र पर काम कर रहे सदस्य देशों के शेरपाओं की बैठक में अफ्रीकन यूनियन को संगठन में शामिल करने पर चर्चा हुई है। वे इसे सदस्यता देने के लिए सहमत हो गए हैं। माना जा रहा है कि G20 की बैठक में इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होते ही भारत का ग्लोबल साउथ का नेता बनना तय हो जाएगा। हालांकि भारत इस बात को भलीभांति जानता है कि अगर उसे अफ्रीका में चीन को पछाड़ना है तो एक बड़े प्लान के साथ आना होगा। यही वजह है कि वह G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की वकालत करता रहा है। इस तरह प्लान से भारत ने बाजी मार ली है। ब्यूरो रिपोर्ट GST। अक्सर ये फैक्ट शेयर किया जाता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके बॉडीगार्ड्स के जो हाथ दिखते हैं वो नकली होते हैं। तो क्या ये बातों की है सच्चाई? देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में होने वाली G20 समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दिल्ली आने वाले हैं। जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा उनकी सिक्योरिटी को लेकर होती है। इन बॉडीगार्ड्स के लिए कहा जाता है कि उनके जो हाथ दिखाई देते हैं वो नकली होते हैं। अगर नकली हाथों की बात करें तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है और इसमें कई वीडियो शेयर कर बताया गया है कि गार्ड्स नकली हाथों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके इन तथ्यों को गलत बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार गार्ड्स नकली हाथों का इस्तेमाल नहीं करते। वे अन्य गार्ड्स की तरह ही रहते हैं, लेकिन वो खास तरह से ट्रेनिंग प्राप्त होते हैं। उनकी ट्रेनिंग बेहद खास होती है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के पास होती है, जो अमेरिका की स्पेशल फोर्स है। यह फोर्स ही व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट फैमिली की सुरक्षा करती है। इसके एजेंट साये की तरह राष्ट्रपति के साथ रहते हैं और हर तरफ उनकी नजर रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी लगातार अपने बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। भारतीय मूल के उम्मीदवार ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को किस मुद्दे पर आखिरकार घेरा, तो दूसरी ओर ट्रंप को लेकर विवेक ने क्या बात कही, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी लगातार अपने बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। पिछले महीने हुए पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी विवेक रामास्वामी छाए रहे और उसके बाद से उनकी लोकप्रियता में भी उछाल आया है। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने एक टीवी शो के दौरान कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनते हैं तो वह खुद उन्हें समर्थन देंगे। साथ ही अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि इससे देश को एकजुट रखने में मदद मिलेगी। बता दें कि ट्रंप कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। रामास्वामी ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ चल रहे मामले राजनीति से प्रेरित हैं। बता दें कि विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों में अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जो खुलकर ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। रामास्वामी ने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति को वोट देना पसंद करूंगा जो देश को आगे ले जाने में सक्षम हो। मुझे नहीं लगता कि जो बाइडेन ऐसा कर सकते हैं और न ही उनकी अन्य कठपुतलियां जैसे कमला हैरिस वगैरह। ब्यूरो रिपोर्ट GS। चीन ने साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बना लिया है। चीन के इस हरकत पर आसियान के 10 में से 5 देशों को आपत्ति है कि आसियान देशों को हथियार देकर चीन को उसके पड़ोस में घेर रहा है भारत। देखते खास रिपोर्ट में। भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के दौरे पर थे। वे इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रही 20वीं आसियान समिट में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। इस समिट के एक दिन बाद यानी 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में दुनिया के 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होंगे। G20 समिट भारत के लिए खास भी है, क्योंकि इस बार यह सम्मेलन भारत में होने जा रहा है और भारत इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। ऐसे में इतने व्यस्त होने के बावजूद पीएम के इंडोनेशिया जाकर भारत ने ये कर दिया है कि वह आसियान देशों के साथ ही है। इसके इस समिट में शामिल होने की एक वजह ये भी है कि भारत ने पिछले साल ही आसियान देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। अहम फायदा ये है कि आसियान देशों को हथियार देकर भारत चीन का ध्यान हिंद महासागर से हटाकर साउथ चाइना की तरफ कर देना चाहता है और दूसरा फायदा है कि आसियान देशों की मदद करने से भारत चीन को उनके ही क्षेत्र में घेर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कब और कैसे भारत और इंडिया का नाम पड़ा, आइए देखते इस खास रिपोर्ट में। इंडिया या भारत पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। पहले से ही संविधान से इंडिया शब्द हटाने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र में भारतीय संविधान से इंडिया शब्द हटाने से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। इसे लेकर कई दावे किए जाते हैं। पौराणिक युग की मान्यता के अनुसार भरत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम पर भारत नाम माना जाता रहा है। एक मान्यता यह है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। वहीं भरत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। एक दावा यह भी है कि सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया। यह इसलिए भी माना जाता है क्योंकि भारत या हिंदुस्तान कहने में मुश्किल लगता है, इंडिया कहना काफी आसान, तभी से भारत को इंडिया कहा जाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम पढ़ने के बाद देश को भारत नाम से संबोधित करने की चर्चा शुरू हो गई। बीते दिनों पीएम मोदी ने भी संसद में विष्णु पुराण का हवाला देते हुए कहा था कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और इसकी संतानों को भारतीय कहा जाता है। क्या है भारतवर्ष नाम के पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं। इतिहास में 3 बार भरत नाम का जिक्र आता है। एक शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत, दूसरा राम के भाई भरत और तीसरा सबसे अनादि भारत जो विष्णु भगवान के 24वां अवतार में से एक थे और जिन्हें जैन धर्म का तीर्थंकर आदिनाथ भी कहते हैं। इसका नाम ऋषभदेव है और ऋषभदेव के 100 पुत्र थे जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र था भरत। भरत का जिक्र विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण विशेष रूप से मिलता है। सतयुग की बात है, सबसे बड़ा पुत्र होने की वजह से जब ऋषभदेव ने भरत को राजपाट सौंपा और तपस्या करने नेपाल के गंडकी नदी शालिग्राम क्षेत्र में चले गए। राजा भरत का शासन हिमाचल से लेकर समुद्र पर्यंत यानी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला था। राजा भरत का शासन बहुत अच्छा चल रहा था। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूतंत मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम के 5 पुत्र हुए जो सर्वथा उनके सामने थे। भारत जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। इन दिनों देश भर में देश का नाम बदले जाने के लेकर चर्चा तेज हो गई। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज से तकरीबन 20 साल पहले एक प्रमुख नेता ने देश का नाम बदलने जाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। कौन थे वो नेता, क्या था मामला, आइए देखते इस रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बनाया है जिसका नाम INDIA मतलब कि इंडिया रखा गया है। वही हाल ही में G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने पर देश का नाम बदले जाने को लेकर अफवाहें तेज हो गई है। फिलहाल विपक्ष लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहा है। दरअसल आज हम समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज से तकरीबन 20 साल पहले 2004 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान विधानसभा में इंडिया का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव लाए थे। उस समय मुलायम सिंह यादव ने इंडिया का नाम भारत करने के लिए एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लाया और इसे सर्वसम्मति से पास कराया था। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने साल 2004 में हुए चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया था कि वह देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करेगा। इसके लिए चुनावी घोषणा पत्र में देश का नाम बदलने के लिए संविधान संशोधन की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GS TV।
19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर नई संसद भवन का उद्घाटन सत्र आयोजित किया जाएगा। विशेष सत्र के दौरान सरकार 2 अहम बिल पेश करेगी। गणेश चतुर्थी के दिन हो गया नया संसद भवन का उद्घाटन सत्र। क्या कुछ होगा एजेंडा, देखते इस खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह विशेष सत्र नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र भी होगा और नए संसद भवन में 19 सितंबर से शुरू होगा। सरकार ने विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक के लिए बुलाया है, जबकि संसद का विशेष सत्र 18 से 19 सितंबर को पुराने संसद भवन में होगा। वहीं 19 सितंबर को सत्र दोपहर से नए संसद भवन में आयोजित होगा। इस दिन गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त भी है, यानी 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र औपचारिक रूप से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन पुराने संसद भवन में लिए गए प्रमुख फैसलों, बड़े नेताओं और उनके महान कार्य को याद किया जाएगा। इस दौरान नई संसद के निर्माण की कहानी, संसद के इतिहास और नए संसद भवन की आवश्यकता पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में सत्र का आयोजन किया जाएगा। चंद्रयान 3 और G20 की सफलता पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सरकार इस विशेष सत्र में 2 महत्वपूर्ण बिल भी लाने जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि ये बिल चुनाव सुधार से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि ये बिल कौन कौन से हैं। इसके निर्माण में 862 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सांसद के बैठने की व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। निधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर दिए बयान के बचाव में सफाई जारी की। उन्होंने अपने बयान को लेकर पहले माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अब क्या सफाई दी उदयनिधि ने? क्या किया केंद्र सरकार पर हमला? देखते इस खास रिपोर्ट में। सनातन धर्म पर टिप्पणी पर मचे बवाल के बाद अब तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है और हम किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर फांसीवादी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने पिछले 9 साल में क्या किया, ये जनता को बताएं। डीएमके पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन ने उन्होंने कहा, अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फर्जी खबरों के आधार पर मेरे खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। सम्मानजनक पदों पर रहते हुए बदनामी फैलाने के लिए मुझे ही उनके खिलाफ आपराधिक मामले और अन्य अदालती मामले दायर करने चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह उनके सर्वाइवल का तरीका है। वे नहीं जानते कि कैसे सर्वाइवल करना है, इसलिए मैंने ऐसा न करने का फैसला किया। मैं डीएमके के संस्थापक पेरियार के राजनीतिक उत्तराधिकारियों में से एक हूँ। सब जानते हैं कि हम किसी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। उदयनिधि ने आगे कहा, भाजपा नेताओं ने TNPWA सम्मेलन में मेरे भाषण को नरसंहार के लिए भड़काने वाला बताया। वे इसे बयान को अपनी सुरक्षा का हथियार मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। पश्चिम बंगाल में विधायकों की अब होगी बल्ले बल्ले। ममता बनर्जी ने किया सैलरी बढ़ाने का ऐलान। जानिए अब कितना मिलेगा वेतन, इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया। विधायकों की सैलरी में 40,000 रूपए प्रति माह का इजाफा करते हुए ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि मेरे वेतन में कोई संशोधन नहीं किया गया है, क्योंकि मैं लंबे अरसे से किसी तरह का वेतन नहीं ले रही हूं। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायकों का वेतन दूसरे राज्य के मुकाबले काफी कम है, इसलिए ये फैसला किया गया है कि उनके वेतन में 40,000 रूपए प्रति माह की वृद्धि की जाएगी। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया, इसका मतलब ये होगा कि वेतन और भत्तों सहित विधायकों को मिलने वाला वास्तविक मासिक भुगतान अब 81,000 रूपए प्रति माह की मौजूदा दर से बढ़कर 1.21 लाख रूपए हो जाएगा। इसी तरह अब से मंत्रियों को मिलने वाला वास्तविक मासिक भुगतान 1.10 लाख रूपए प्रति माह से बढ़कर लगभग 1.50 लाख रूपए प्रति माह हो जाएगा। वही कैबिनेट मंत्रियों के मामले में यह राशि 11,000 रूपए से बढ़कर 51,000 रूपए कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विधायक मासिक वेतन के अलावा जो अन्य अतिरिक्त भत्ते पाने के हकदार है, वे वही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। झारखंड में किन्नरों को मिलेगा ओबीसी का दर्जा। सरकारी पेंशन के कैसे होंगे हकदार, देखते इस खास रिपोर्ट में। झारखंड सरकार ने राज्य में मौजूद थर्ड जेंडर समाजों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब से ट्रांसजेंडर किन्नर समाजों को ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही थर्ड जेंडरों को अब झारखंड में मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा।
इस मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ट्रांसजेंडर भी इस राज्य का हिस्सा है। ट्रांसजेंडर के मामले में अभी एक कदम बढ़े है, इनके बारे में कोई भी नहीं सोचता। मार्ग प्रशस्त करने के बारे में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और इस निर्णय का परिणाम बहुत दूर तक जाएगा। राज्य के हर नागरिकों को सम्मान मिले, इस पर भी सरकार मक्कर रही है। इंडिया और भारत पर उनका कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से नोटबंदी का नया चक्र हमारे प्रिय पक्षों के द्वारा रचने का और केंद्र सरकार के द्वारा रचने की तैयारी चल रही है। G20 के संदर्भ में देश के राष्ट्रपति महोदय ने सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण दिया है। मुझे भी अभी जानकारी मिली है। मुझे लगता है कि यह बैठक और बैठकों से बिल्कुल अलग है। इसको लेकर जरूर हम लोग भी एक पॉजिटिव सोच के साथ निर्णय लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो ने सोलर मिशन पर आदित्य L1 को भेजा है। धीरे धीरे ये अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। आदित्य L1 को लेकर एक खास खबर सामने आई है, देखते स्पेस रिपोर्ट में। देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु की ओर बढ़ रहे आदित्य L1 ने पृथ्वी और चंद्रमा की सेल्फी और तस्वीर भी ली है। इससे पहले आदित्य L1 ने दूसरी पृथ्वी कक्षा प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण किया था। इसरो ने कहा था पृथ्वी की कक्षा की दूसरी प्रक्रिया ईस्टरेक बेंगलुरु से सफलतापूर्वक निष्पादित की गई। मिशन के दौरान मॉरिशस, बेंगलोर और पोर्ट ब्लेयर स्थित ईस्टरेक इसरो केंद्रों ने उपग्रह की निगरानी की। प्राप्त नई कक्षा 282 किमी गुना 40,225 किमी है। वहीं इसरो के मुताबिक आदित्य L1 की तीसरी कक्षा संबंधित प्रक्रिया 10 सितंबर को भारतीय समय अनुसार 2:30 पर निर्धारित की गई है। इसरो ने 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से सोलर मिशन लॉन्च किया था। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 बिंदु पर स्थापित किया जाना है और लॉन्च के बाद इस तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। इसके बाद ही आदित्य L1 सूर्य पर शोध शुरू कर पाएगा। वही चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद एक लंबा शोध कार्य शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।